हेलो एवरीवन, अभी हम स्टार्ट करें अडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर्स। ये है चैप्टर 47 ऑफ गाइटन से। यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, विच इज़ वाई आई वांट ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस। हम कह सकते हैं कि जो अडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर है ना, ये एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो कि कॉमन है टू ऑल सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। और टू सम एक्सटेंट, बिकॉज सारे रिसेप्टर्स टू सम एक्सटेंट अडेप्ट करते हैं, या वो पार्शली करते हैं या वो कम्प्लीटली करते हैं। एंड व्हाट डू वी मीन कि अडेप्टेशन, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक, जब भी एक कंटिन्यूस का मतलब ये कि विदाउट इंटरप्शन, परपेचुअल, जब भी कोई कंटिन्यूस सेंसरी स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है टू अ रिसेप्टर, तो शुरू में तो वो रिस्पॉन्ड करता है एक हाई इम्पल्स रेट के साथ, ठीक है। लेकिन ये जो इम्पल्स रेट है वो प्रोग्रेसिवली स्लो डाउन करता है अंटिल इवेंचुअली जिस रेट से एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं वो फॉल कर जाते हैं तो जस्ट अ फ्यू पर मिनट और समटाइम्स नॉन एट ऑल। सर आप इसको अगर फुल सेंटेंस में कहें कि व्हाट इज़ अडेप्टेशन, व्हाट इज़ द अडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर, तो हम कह सकते हैं द अडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर इज द फिनोमेना बाय व्हिच व्हेन ए कंटिन्यूस सेंसरी स्टिमुलस इज फर्स्ट अप्लाइड the receptor responds with a high impulse rate fitting the stimulus, but the rate of impulse transmission then progressively falls to a lower value and almost negligible in certain receptors। तो ये है adaptation receptor की। क्या आपको कीवर्ड्स बताने चाहिए? कंटिन्यूस सेंसरी स्टिमुलस, बिकॉज ज़ाहिर है अगर अडेप्टेशन तब भी होगी जब सेंसरी स्टिमुलस कंटिन्यूस है, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए। आगे देखें, अडेप्टेशन सारे रिसेप्टर शो करते हैं लेकिन टू डिफरेंट एक्सटेंट्स, ठीक है। जो पेसिनियन कॉर्पसल है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनो रिसेप्टर है, इसका बार बार जिक्र होगा, ठीक है। तो अडेप्टेशन ने पेसिनियन कॉर्पसल इंपॉर्टेंट किया बिकॉज ये बहुत तेज़ी से अडेप्ट करता है, इट अडेप्ट्स वेरी रैपिडली, ठीक है, यानी विद इन मिली सेकेंड्स अडेप्ट कर जाता है। फिर हेयर रिसेप्टर्स हैं। हेयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दे बेसिकली एम्बेडेड इन द बेस ऑफ द हेयर्स। इन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पेसिनियन कॉर्पसल की निस्बत, बट ओनली माइन्यूटली। 1 सेकेंड के अंदर अंदर हेयर रिसेप्टर्स अडेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड के अंदर अडेप्ट कर लिया, यानी फॉर एग्जांपल अगर 1 सेकेंड तक एक हेयर रिसेप्टर स्टिमुलेटेड रहे बाय स्टिमुलस ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी, तो शुरू में वो रिस्पांस देता है और 1 सेकेंड के अंदर अंदर उसकी रिस्पांस ज़ीरो हो जाती है, बल्कि दिस इज़ अ कंफ्यूजिंग ग्राफ, ठीक है। दिस इज़ द टाइम वेयर द स्टिमुलस इज अप्लाइड और हाई इम्पल्स रेट से रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करा है, लेकिन 1 सेकेंड के अंदर अंदर रिस्पॉन्स रेट विल फॉल टू ज़ीरो, ठीक है। इसके बाद हेयर रिसेप्टर विल बिहेव एज इफ द स्टिमुलस इज नॉट देयर, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता स्टिमुलस। देखो, जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं ना, वी आर सपोज टू बी टेलिंग द बॉडी ऑफ द स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, कि उसकी पोजीशन क्या है, ये मूवमेंट क्या है, वो ज़ाहिर है अडाप्ट करते हैं एक्सट्रीमली स्लोली, बिकॉज उनका कोई मकसद ही ना रहे ना अगर वो जल्दी से अडाप्ट करें तो। इसमें एग्जांपल है मसल स्पिंडल की एंड साथ में गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स की। सो आई एम होपिंग कि आपको बेसिक्स बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। बात ये ना कि कुछ रिसेप्टर्स हैं दे विल अडेप्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कंपेयर टू अदर्स। जो पेसिनियन कॉर्पसल है ना, जिसको अभी हमने कंसिडर किया, हम कहते हैं कि इट अडेप्ट्स टू एक्सटिंक्शन। इसका मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली अडेप्ट कर देता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, विद इन मिली सेकेंड्स पेसिनियन कॉर्पसल रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ देता है टू अ कॉन्स्टेंट स्टिमुलस, ठीक है। और सेम फॉर द हेयर रिसेप्टर्स, 1 सेकेंड के अंदर ये अडेप्ट करते हैं टू एक्सटिंक्शन, 1 सेकेंड के बाद वो रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ देते हैं टू द कॉन्स्टेंट स्टिमुलस, ठीक है। तो ये देखो ना, ये आपको मैकेनो रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए। जब हम रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, हम कहते हैं एक होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, फिर होते हैं नॉसी रिसेप्टर्स, फिर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, फिर होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। आई बिलीव आई मिस, हाँ, फिर होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। तो मैकेनो रिसेप्टर्स में बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें पेसिनियन कॉर्पसल्स होती हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव द वेस्टिबुलर, जो वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स नहीं होते, और जो साउंड रिसेप्टर्स होते हैं कॉक्लिया में, ठीक है। ये सारे मैकेनो रिसेप्टर्स में शामिल हैं। तो जो थ्योरी है ना, वो ये है कि सारे मैकेनो रिसेप्टर्स इवेंचुअली ना अडेप्ट कर जाते हैं, ठीक है, टू एक्सटिंक्शन। कुछ को कम टाइम लगता है, कुछ को ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सारे मैकेनो रिसेप्टर्स इवेंचुअली अडेप्ट करते हैं टू एक्सटिंक्शन। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको मल्टीपल डेज लग जाते हैं अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। इसलिए फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम कहते हैं कि वो मैकेनो रिसेप्टर्स नॉन अडेप्टिंग है, ठीक है।
यानी एक्चुअली वो अडाप्ट कर जाते हैं टू एक्सटिंक्शन, लेकिन उन्हें दिन लगते हैं एंड देयरफॉर प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो नॉन अडाप्टिंग होते हैं. ठीक है, सही. जो सबसे लंबा रिकॉर्डेड टाइम है ना फॉर कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ अ मैकेनो रिसेप्टर, दैट इज 2 days. ठीक है, माय अपॉलॉजीज. ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज द adaptation time for many carotid baroreceptors. ठीक है, आप सोचेंगे कि baroreceptors हमने कहाँ पढ़ा. वी हैव स्टडीड दोज इन CVS एंड दे बेसिकली फॉर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर. एंड ये भी एक्चुअली मैकेनो रिसेप्टर्स. आप सोचेंगे कैसे, बिकॉज स्टिमुलस होता है ना baroreceptors का, वो होता है आर्टीरियल प्रेशर एंड therefore it makes sense. So longest recorded time for complete adaptation of a mechanoreceptor is 2 days and this is for the baroreceptors. जब आप baroreceptors की शॉर्ट टर्म रेगुलेशन बीपी की पढ़ रहे थे तो आपने ये पढ़ा होगा कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में क्यों इन्वॉल्व है, बिकॉज ये 2 दिन में रीसेट कर जाते हैं, 2-3 दिन में. और नाउ यू अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज 2-3 दिन के बाद फॉर एग्जाम्पल आर्टीरियल प्रेशर 100 था, नॉर्मल होता है, 120 हो गया, 150 हो गया, हाइपरटेंसिव एपिसोड. ठीक है, पहले 2 दिन तो baroreceptor स्टिमुलेटेड रहे इसकी वजह से, और baroreceptor की स्टिमुलेशन की वजह से CNS में सिग्नल्स गए एंड दो सिग्नल्स वर अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व द हाइपरटेंशन. लेकिन 2 दिन गुजर गए एंड द CNS वाज नॉट एबल टू ब्रिंग डाउन द हाइपरटेंसिव एपिसोड. ठीक है, 2-3 दिन के बाद baroreceptors अडाप्ट कर देंगे. अब baroreceptors को पता ही नहीं चलेगा कि देयर इज समथिंग अमिस एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशन. आई एम होपिंग कि आपको बात समझ आ रही है. Well, that is considered to be the case. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि baroreceptors never fully adapt. तो आप ये बात अखज़ कर सकते हैं. This is a more controversial fact because physiologists की different conclusions हैं with regard to it. ठीक है, ये बात तो controversial है कि maybe कुछ mechanoreceptors like baroreceptors कभी adapt नहीं करते, but we do know most certainly कि जो pain receptors हैं और जो chemoreceptors हैं, ठीक है, पेन रिसेप्टर्स, नोसी रिसेप्टर्स, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स में आर्टीरियल O2 वाले शामिल हैं और आर्टीरियल CO2 मेजर करने वाले शामिल हैं. वी हैव दिस आइडिया दैट दे प्रोबेबली नेवर अडेप्ट कम्प्लीटली. और पेन रिसेप्टर्स के लिए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं वाई दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको किसी वजह से दर्द हो रहा है, कोई नाइफ पियर्स करी आपकी स्किन को, तो यू शुड बी अवेयर. बिकॉज अगर पेन रिसेप्टर ने अडेप्ट कर लिया, इंजरी तो उधर ही रहेगी ना, दैट कुड कैन लीड टू डेथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ पियर्स करी आपकी स्किन को और उससे ब्लीडिंग हो रही है, तो यू शुड रिमेन अवेयर ऑफ दैट इंजूरियस स्टिमुलस. ठीक है, इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट कि आप अवेयर हैं. प्रॉबेबली नेवर, ये ऐसी चीज़ है ना कि वो डेफिनेटली MCQ में पूछते, बल्कि आया भी था MCQ में 1-2 बार कि ये रिसेप्टर्स में से कौन से हैं जो कि नॉन अडेप्टिंग है, एंड पेन रिसेप्टर्स इज नॉर्मली द सेफ आंसर. ठीक है, अब आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि किस मैकेनिज्म से फुल अडेप्टेशन होती है. ठीक है, वो डिफरेंट होता है हर रिसेप्टर टाइप के लिए. ठीक है, देखो ना, रिसेप्टर पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दी क्या कहते हैं रिसेप्टर्स, लेकिन जिस तरीके से वो डेवलप करते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल को वो डिफरेंट होता है फॉर ईच रिसेप्टर. सिमिलरली अडेप्टेशन का मैकेनिज्म भी हर रिसेप्टर टाइप के लिए मुख्तलिफ होता है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स हैं ना, उसमें आता है रॉड्स एंड कोन्स. उनकी अडेप्टेशन कैसे होती है? बाई चेंजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ द फोटो सेंसिटिव केमिकल्स. एंड ये अडेप्टेशन आपको पता है इंपॉर्टेंट है. देखिए, एंड दिस इज इवन पार्ट ऑफ विजन, इसको हम कहते हैं लाइट अडेप्टेशन. ठीक है, आप एकदम से बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट में चले जाएँ, शुरू में आपको कुछ नज़र नहीं आता, योर आई फील्स ओवरवेल्म्ड, बट फिर अडेप्टेशन होती है, यू आर एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली. उसकी वजह क्या है कि उस टाइम पीरियड में कंसनट्रेशन फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स की कम होती है, बिकॉज लाइट स्टिमुलस ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंसिटिविटी कम हो जाती है रिसेप्टर्स की. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द अडेप्टेशन दैट इज़ शोन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स. अब हम बात करते हैं पेसिलियन कॉर्पसल की. हमारा पेसिलियन कॉर्पसल है ना, वो 2 तरीक़ों से अडेप्ट करता है. ठीक है, एक होता है नॉर्मल तरीका, दूसरे को हम स्पेशल नाम देते हैं अकोमोडेशन. ठीक है, बिकॉज दिस हैज़ टू डू विद द नर्वस सिस्टम, इसलिए वी आर गिविंग इट अ स्पेशल नेम. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. आपको सबसे पहले पेसिलियन कॉर्पसल के एक जनरल स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए. ठीक है, एक तो वो एक विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर है? विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर. जैसे यू हैव अ बलून which is filled with a viscous substance. हम कह सकते हैं कि ऐसा, जब बलून एक विस्कस सब्सटेंस से बड़ा होगा तो आप उसको
विस्कस सब्सटेंस लिक्विड है, इस तरह के टॉयस में होते हैं, आप उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इट विल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजीशन इन अ वाइल, और एक रेजिस्टेंस भी एक्सर्ट करेगा, तो एक विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, होता ये है कि आपने एपिसिनियन कॉर्पसल को एक इनिशियली एक डिस्टॉर्टिंग फोर्स आपने अप्लाई की एक साइड पर। ठीक है, दिस इज माय अटेम्प्ट एट ड्राइंग ये। ठीक है, तो आपने एक साइड पर एक डिस्टॉर्टिंग फोर्स वो होगी जो कि उसकी शेप को चेंज करके आपने अप्लाई की, राइट। सो यू सडनली अप्लाइड अ डिस्टॉर्टिंग फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द कॉर्पसल। ये जो फोर्स है ना, ये इंस्टेंटली यानी इंस्टेंटेनियसली ट्रांसमिट हो जाएगी टू द सेंट्रल नर्व फाइबर। ये मैंने सेंट्रल नर्व फाइबर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। कैसे ट्रांसमिट होगी? जो विस्कस कंपोनेंट है ना कॉर्पसल का, ये जो है ना, ये इस डिस्टॉर्टिंग फोर्स को ट्रांसमिट करेगा टू दी सेंट्रल नर्व फाइबर ऑपोजिट दी विस्कस एलिमेंट। ठीक है, और फिर ज़ाहिर है जब इसकी डिस्टॉर्शन होगी नर्व फाइबर की, तो एक्शन पोटेंशियल इवेंचुअली जनरेट होगी। सबसे पहले रिसेप्टर पोटेंशियल एंड फिर एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन उसी फ्यू हंड्रेड ऑफ अ सेकेंड यानी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में क्या होगा? ठीक है, जो फ्लूइड है ना, आपने डिस्टॉर्टिंग फोर्स अप्लाई की थी एंड फ्लूइड ने, विस्कस कंपोनेंट ने उसे ट्रांसमिट किया था। ठीक है, विस्कस कंपोनेंट ने क्या किया था? उसको ट्रांसमिट किया था ऑन टू द सेंट्रल नर्व फाइबर। लेकिन फ्लूइड कंपोनेंट भी है। ठीक है, विस्कस कंपोनेंट है और फ्लूइड कंपोनेंट है। जो फ्लूइड है वो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या करती है? वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। प्रेशर अप्लाई हुआ था, उसकी जगह चेंज हुई थी। अब फ्लूइड कंपोनेंट अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, एंड क्योंकि अब वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड आपने कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई किया हुआ है, अगर आप इसको रिमूव करते हैं और नई फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। लेकिन क्योंकि आपने कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई किया हुआ है, इनिशियली तो जो विस्कस कंपोनेंट था उसने उसको ट्रांसमिट कर दिया टू द सेंट्रल नर्व फाइबर, लेकिन फिर क्या हुआ? फ्लूइड कंपोनेंट रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अब दैट फोर्स इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड टू द सेंट्रल नर्व फाइबर एंड देयरफॉर एज अ होल कॉर्पसल ने अडैप्ट कर लिया। ठीक है, Thus receptor potential will appear at the onset of compression, यानी आप ये फोर्स कंप्रेसिव फोर्स है ना, तो at the onset of compression आपको एक receptor potential which leads to an action potential आपको महसूस होगी। ठीक है, within a small fraction of a second that would disappear even though अभी भी आपने कंप्रेस किया हुआ है, even though compression is continuing। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड को which is known as the accommodation। ठीक है, एक मच मोर स्लोअर मैकेनिज्म है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि MCQ में पूछी गई थी इसी साल। स्लोअर मैकेनिज्म है एडेप्टेशन का। ठीक है, और ये किधर होता है? ये नर्व फाइबर इटसेल्फ में होता है। किधर होता है? नर्व फाइबर इटसेल्फ में होता है। हैपेंस इन द नर्व फाइबर इटसेल्फ। ठीक है, अगर समहाउ कोई मसला हो गया, दिस फर्स्ट मेथड डज नॉट वर्क आउट एंड द सेंट्रल नर्व फाइबर इज स्टिल बीइंग डिस्टॉर्टेड, तो फिर क्या होती है? जो टिप होती है ना नर्व फाइबर की, जो कि डिस्टॉर्ट हो रही होती है, वो ग्रेजुअली अकोमोडेट कर जाती है स्टिमुलस के साथ। ठीक है, उससे क्या होता है? जब वो बहुत अरसे के लिए यानी कंटिन्यूसली जब स्टिमुलेटेड रहता है ना नर्व फाइबर, तो फिर क्या होता है? प्रोग्रेसिव इनएक्टिवेशन होती है चैनल्स की। देखो, जब भी रिसेप्टर पोटेंशियल ने डेवलप करना है या एक्शन पोटेंशियल ने डेवलप करना है, तो चैनल्स को ओपन करना होना पड़ता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है? स्टिमुलस इज डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन सेंट्रल नर्व फाइबर को स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच की वजह से सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल्स की वजह से सोडियम इन्फ्लक्स होता है, रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होती है, जिससे एक्शन पोटेंशियल इवेंचुअली यहाँ पर डेवलप होता है द फर्स्ट नोड ऑफ रैनवियर। अगर डिस्टॉर्टेड ही रहे सेंट्रल नर्व फाइबर कुछ अरसे के लिए, तो ये सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं। जो रिसेप्टर इनएक्टिवेट हो जाता है, इट डजंट मीन क्लोज हो जाता है। 3 स्टेट्स होती हैं सोडियम चैनल्स की, ओपन, क्लोज या इनएक्टिव। इनएक्टिव में ये होता है कि इवन दो द फोर्स इज स्टिल बीइंग अप्लाइड, इट विल स्टिल नॉट ओपन, तो प्रोग्रेसिव इनएक्टिवेशन हो जाती है नर्व फाइबर की, एंड दैट इज द सेकेंड मीन्स वी नीड टू बी कंसिडरिंग ऑफ एडेप्टेशन। हम कह सकते हैं जो बाकी रिसेप्टर्स हैं उनमें भी दो तरह के जनरल मैकेनिज्म्स होते हैं एडेप्टेशन के लिए, यानी मोस्ट रिसेप्टर्स में पार्ट ऑफ एडेप्टेशन इज बिकॉज ऑफ रीएडजस्टमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ, यानी सारों पर हम जनरली अप्लाई कर सकते हैं ये दो बातें हैं, नॉट इन द सेम सेंस, थोड़ी सी फ़र्क के साथ। रीएडजस्टमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर होता है जो जिस भी रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं, और जो दूसरा टाइप होता है ना हम कहते हैं वो होती है इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ अकोमोडेशन। इलेक्ट्रिकल, बिकॉज ज़ाहिर है इलेक्ट्रिकल क्यों? आयन चैनल से जो हमने में दखलत की है। इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ अकोमोडेशन इन टर्मिनल नर्व फिब्रिल। किधर? टर्मिनल नर्व फिब्रिल में।